सो हेलो, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक है, मोस्टली टॉपिक्स इसमें से जो आज हम कवर कर पाएंगे वो कर लेंगे और बाकी हम कल पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं द मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बायोस्फीयर रिजर्व। देन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या है, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स क्या है, इंडिया में कौन सा हॉटेस्ट हॉटस्पॉट पड़ता है। 8 टोटल है, 8 में से 4 तो इंडिया में ही पड़ते हैं, मतलब इंडिया उसमें इंक्लूड होता है। कोल्ड हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या है। ठीक है, ये सब हम चीज़ें पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करते हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का बारे में, तो इसमें कुछ साइट्स आ जाती हैं, जैसे हम अब बोलते हैं 18 साइट्स आ जाती है जैसे। ठीक है, अब 18 साइट्स हम 18 की 18 नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग 18 की 18 नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिंपल पढ़ेंगे कि इसमें आता क्या है। ठीक है, साइट्स के नाम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको साइट्स के बारे में जानना है, आप बायोस्फीयर रिजर्व्स करके यूट्यूब पे सर्च करो, बायोस्फीयर रिजर्व्स बाय अजय हंडू, आपको मिल जाएगा उसके रिलेटेड। ठीक है, टॉपिक। तो इसीलिए मेरा मेन गोल ये है कि मैं आपको बताऊँ ये एक्चुअली में होता क्या है, अलग अलग तरीके का जो हमें साइट्स मिलती है। ठीक है, सब छोटा छोटा ही है, ब्रीफ आइडिया सबके बारे में लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ओके, सबसे पहले इन दोनों को रिलेटेड बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सबसे पहले कौन आया। तो इतना याद रखना, पहले MAB प्रोग्राम आया था। बहुत लोगों को बायोस्फीयर रिजर्व लगता है कि पहले आया था, पर नहीं, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व पहले आया है, बाद में बायोस्फीयर रिजर्व आया। ठीक है, जब हम बात करते हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, अर्ली 1970 से ही इसके बारे में बात होना स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद ये एक प्रोग्राम लाया गया था द मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक किस्म का इंटर गवर्नमेंटल, मतलब इंटर गवर्नमेंट लेवल पे था, अलग अलग कंट्रीज़ की साइंटिफिक प्रोग्राम था ये। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे। और जो इसकी मेन गवर्निंग बॉडी होती है, वो होता है ना कुछ मेन गवर्निंग बॉडी जो एक्चुअल में रोल प्ले करती है। जैसे हम जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करते हैं, मेन गवर्निंग बॉडी कौन सी होती है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जिसको चेयरमैन कौन होते हैं, मोदी जी होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होता है। सो इसी हिसाब से इसकी भी कोई गवर्निंग बॉडी होगी, तो वो होती है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल। ठीक है, इनका मेन कंसंट्रेशन क्या था, मतलब कहीं ना कहीं ये जो निकल के आई है IUCN से निकल के आई है। ठीक है, IUCN से निकल के आई है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि एक किस्म का ये मैप कम्युनिटी बनाना चाहते थे, द मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व बनाना चाहते थे। ये बेसिक है, इसके बारे में कभी पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि एक्चुअल में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम। ठीक है, ये मैप में स्टार्टिंग में ऐसा बना था और 1970s में आया था। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व से पहले इसके बारे में बात होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, क्लियर है इतना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसके बाद टॉपिक के बारे में ज़्यादा और कुछ है नहीं, इतना ही है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की बारे में बात करते हैं, मैप प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, इसमें हमारी 18 साइट्स आ जाती हैं। जब बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, देखो, जब हम वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करते हैं और मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करते हैं, कभी भी आपको क्वेश्चन आएगा ना, आपको ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर मोस्टली नहीं पूछा जाएगा, आपको बायोस्फीयर रिजर्व ही पूछा जाएगा। बट आपको बस एक चीज़ ये दिमाग में रखनी है कि जब हम सिंपल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, टोटल 18 आ जाते हैं। ठीक है, जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, जब कहीं ना कहीं हम लोग वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करते हैं, ये भी 18 आ जाते हैं। ठीक है, मतलब देखो, टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो 18 आते हैं। ठीक है, उनमें से जो 6 जो है वो इनमें इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, किस किस में इंक्लूड नहीं होते, एक तो बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं होते, बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड होते हैं। एक्चुअली में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इतना आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, कौन सी साइड इसमें आती है कौन सी नहीं आती है। आपको सिंपल जो 18 है, वो 18 नाम जो है वो आपको याद होने चाहिए बस, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक मिनट, वो 18 नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, हालांकि मोस्टली लोगों को वो याद होंगे, पर थोड़ा बहुत हम लोग अगर जल्दी जल्दी पढ़ना चाहें, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। तो अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, वहाँ हमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मिल जाता है। उसकी स्पीशीज़ वगैरह भी मैंने बात करी है सेपरेट वीडियो में। उसके बाद तमिलनाडु में हमें एक और मिलता है जिसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में हमें एक मिलता है जिसका नाम है सुंदरबन।
जिस तरह से हिसाब से मेरे को याद आ रहा है मैं वैसे ही बताते जाऊँगा, ठीक है। फिर असम में हमें दो मिलते हैं, एक तो मिलता है दिब्रू साइखोवा और एक मिलता है मानस। आपको इस तरह से याद होना चाहिए कि मोस्टली इनके बारे में जब पूछा जाएगा, स्टेट तो चलो हम लोग पता कर ही लेंगे, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, इसके रिलेटेड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो फौना रहेगा, और फौना आपको याद होना चाहिए, ठीक है, वही क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो असम हमने पढ़ लिया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, जैसे हम अरुणाचल प्रदेश में भी हमें एक मिलता है दियांग दिबांग कुछ याद आया, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। फिर उसके बाद हम मेघालय की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट पे ही जंप कर जाते हैं, मेघालय की बात करते हैं तो नॉकरेक हमें मिलता है एक। फिर नॉर्थ ईस्ट की और हाँ, और एक उसकी स्टेट है सिक्किम में हमें एक मिलता है जिसका नाम है कैंगसेनजोंगा, जो कि बायोडाइवर्सिटी साइट भी है, और बायोडाइवर्सिटी साइट भी है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, बहुत कुछ है, ठीक है ये, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब गुजरात का भी हमें एक मिल जाता है, गुजरात में भी मिल जाता है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, आपको भी ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का एक मिलता है कोल्ड डेजर्ट, ये तो बहुत फेमस है। फिर आंध्र प्रदेश में हमें मिलता है एक शीशाचलम हिल्स, ये तो क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स एक बार, शीशाचलम हिल्स। फिर यूके में मिल जाता है हमें नंदा देवी भी है, और वैली ऑफ फ्लावर्स, ये दोनों इकट्ठे मतलब इनको बोला जाता है ना उत्तराखंड का बायोस्फीयर रिजर्व। फिर उसके बाद एमपी में पंचमढ़ी, ओडिशा सिमलीपाल, देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कौन सा मिलता है हमें, ग्रेट निकोबार। देन छत्तीसगढ़ और एमपी की बॉर्डर पे हमें मिलता है, इसका नाम मोस्टली लोगों को पता होगा, अमरकंटक अचन कुमार। एक्चुअली में अचन कुमार पहले है, अचन कमर अमरकंटक, मतलब इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो छत्तीसगढ़ में आता है, अचन कमर अमरकंटक। इसके बाद कौन सा बच गया, साउथ का आंध्र प्रदेश कर लिया हमने, ठीक है। साउथ का केरला में बच गया हमारा अगस्त्य मलाई। एक्चुअली में केरल में नहीं है अकेले, ये तमिलनाडु में है, और जो हमने नीलगिरी करा था ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका तीनों में है, ठीक है। और कौन सा, एमपी पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो मोस्टली हमारे शायद से हो गए, एक मिनट में काउंट कर लेता हूँ। सो हाँ 18 बराबर है। सो दिस इज़ अबाउट द जो भी हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स है, ठीक है। अब इसमें से मैंने आपको बताया कि सिंपल 12 ही मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के प्रोग्राम में आते हैं, और बाकी जो 6 नहीं आते हैं, जो 6 नहीं आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट के लिए रुक जाओ। तो जो 6 नहीं आते, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का नहीं आता है, ठीक है। गुजरात का नहीं आता है, ठीक है। देन हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट नहीं आता है, असम का दिब्रू साइखोवा नहीं आता है, असम का एक्चुअली में दोनों नहीं आती है, याद रखना, असम में 2 हमें बायोस्फीयर रिजर्व साइट्स मिलते हैं, दोनों नहीं आते हैं। देन आंध्र प्रदेश का शीशाचलम हिल्स नहीं आता, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ओके। नेक्स्ट हम लोग एक बार इतना जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, जो हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिलती नहीं, चलो छोड़ो वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है ना, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का एक्चुअली में शुरुआत हुई कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में बात होना, कहाँ से स्टार्ट हुआ। सेम अभी थोड़ी देर पहले हमने आईसीसी पढ़ा था, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है ये है, क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल, किसकी है, थोड़ी देर पहले बताया था, आईयूसीएन की, ठीक है। कहीं ना कहीं यूनेस्को के बारे में इनकी बात चली थी, नवंबर 1970 के टाइम पे, 71 के टाइम पे इन्होंने यूनेस्को के साथ बातचीत चली, तो इन्होंने एक कंसेप्ट निकाला था, इन्होंने एक्चुअली कंसेप्ट निकाला कि हम लोग ना एक टास्क फोर्स बनाते हैं, किसके रिलेटेड, यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम चल रहा है ना, मैप प्रोग्राम यूनेस्को को जो चल रहा है उसके रिलेटेड एक टास्क फोर्स बनाते हैं 1974 में। उसके बाद इन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व का जो नेटवर्क है उसको लॉन्च कर दिया, कब, 1976 में। तो अगर आपको ये कोई पूछे कि बायोस्फीयर रिजर्व का जो नेटवर्क है वो कब स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था 1976 में, ठीक है। 1976 में पहली बायोस्फीयर रिजर्व उसके बाद ही आना स्टार्ट हुई होगी, क्लियर है इतना। अब क्या हो रहा था इस टाइम पे, जो बायोस्फीयर रिजर्व की जो साइट्स थी वो कंट्रीज एस्टैब्लिश कर रही थी, कोई भी कंट्रीज उनको बोला गया था हाँ अपना नाम वो करो, और उसको
पहले स्टार्टिंग में लाया, मतलब 1976 से पहले यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में लाया जाता था, यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में लाया था। इसके बाद कहीं ना कहीं मतलब एक किस्म का हम बोल सकते हैं कि मैप प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं इन कंपैरिजन टू सिंपल। अब बायोस्फीयर रिजर्व में होता क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व की जब हम बात करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में होता क्या एक्चुअली में ऐसा, बायोस्फीयर रिजर्व की हम जब बात करते हैं इसमें 3 एरिया मिलते हैं। एक हमें मिलता है कोर जोन, एक मिलता है बफर जोन, एक मिलता है ट्रांजिशन जोन। ठीक है, ट्रांजिशन जोन को एक दिमाग में रखना कि आउटसाइड होता है, कोर जोन इनसाइड होता है, और जो हमारा बफर जोन होता है मिड होता है। इससे आपको क्लियर हो ही गया होगा। कोर जोन में देखो कोई भी ह्यूमन अलाउड नहीं होते हैं, इसमें लिमिटेड अलाउड होता है कि टूरिज्म, फिशिंग, ग्रेजिंग वगैरह थोड़ा बहुत करना कर सकते हैं। और जो ट्रांजिशन जोन है वहाँ पे सेटलमेंट्स, क्रॉप लैंड्स वगैरह अलाउड रहता है। ठीक है, इतना क्लियर है। सो ये ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जोन्स क्या होते हैं, बस इतना आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। जब हम कंट्री लेवल पे बात करते हैं, तो जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं कंट्री लेवल पे, इसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो जाती है क्योंकि इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब इंडिया में तो इस हिसाब से जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 600-700 है, ठीक है, पर वो सबको थोड़ी ना इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगी, पर बायोस्फीयर रिजर्व को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है। ठीक है, कभी भी किसी को, कोई भी कंट्री वर्ल्ड में, यूनेस्को वालों ने कभी भी कोई भी कंट्री को यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डालना होता होगा, उससे पहले वो लोग परमिशन लेंगे, कंसेंट लेंगे कंट्री से। पर वही दूसरी तरफ जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं, इसकी नेशनल लेवल पे वैल्यू होती है, इसकी नेशनल लेवल पे वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ बायोस्फीयर रिजर्व है, ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब फॉरेनर्स इंडिया में घूमने आएंगे, कहीं ना कहीं वो यही चेक करेंगे कि इंडिया की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी है, ताकि उनको अच्छा कुछ देखने को, घूमने को मिले। ठीक है, सो इतना क्लियर हो गया होगा मोस्टली लोगों को। जब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट बायोस्फीयर रिजर्व की कौन करता है, मैनेज कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। पर इसमें क्या होता है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अलग से थोड़ा सा पे करना पड़ता है, किसको, सेंटर को। ठीक है, क्योंकि उनको जो वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को है, इनको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस वहाँ पे देनी पड़ती है, हर साल इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस कुछ अलग से देना पड़ता है, गाइडलाइंस देनी पड़ती हैं, कुछ ना कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज जो चाहिए होती है सेंटर उसको दिलाती है स्टेट्स को, क्योंकि ये बात आ जाती है पूरी कंट्री की इज्जत की, तो इसलिए थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? ओके, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स है, वो भी यही है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि एक किस्म का जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है, वो जब इंटरनेशनल लेवल पे यूनेस्को जब उसको मतलब एक किस्म का एक्सेप्ट करता है, उसी को हम लोग वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कह देते हैं। इसमें कुछ अलग अलग कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लो कि क्या सीन है। ठीक है, क्लियर है इतना? जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, जब हम वर्ल्ड नेटवर्क हमने पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की भी इंपॉर्टेंस बहुत है। सबसे पहले इसके बारे में जो कंसेप्ट दिया गया था वो 1988 में दिया गया था। एक बंदा था जिसका नाम था नॉर्मन मायरस, इसने इसके बारे में कंसेप्ट रखा था। तो नॉन IAS एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंसेप्ट किसने दिया था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, आपको दिमाग में क्या आता है हॉटस्पॉट को लेके? हॉटस्पॉट फ़ोन वाला हॉटस्पॉट नहीं, हॉटस्पॉट का मतलब होता है कि जहाँ हमें जो बायोडाइवर्सिटी मिलती है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, मतलब इन द सेंस कि एक छोटी सी जगह में ही हमें इतने टाइप के स्पीशीज़ मिल जाते हैं, फौना के, फ्लोरा के, उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। ठीक है, अब इसका कुछ मतलब एक वो रहता है कि मतलब बोलते हैं ना, जैसे अब कोई हमने पोस्ट पानी है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है, जैसे IAS की बात कर लेते हैं, हमें मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, हमारी उतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होने के लिए भी कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो हम क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले स्पीशीज़ का, एक मिनट ब्लर आएगा, ओके। सबसे पहले स्पीशीज़ का एंडमिज्म, कि कितनी स्पीशीज़ उस साइट्स पे एंडमिक है। एंडमिक का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं जिसका वहाँ से मतलब नाता होता है, और स्टार्टिंग में उससे वो वहाँ से ही हमें मिलता आ रहा है, एंडमिज्म उसी को बोलते हैं। या बोलते हैं जो स्पीशीज़ जिस एरिया में स्टार्टिंग से पनपते आ रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो स्पीशीज़ की एंडमिज्म की जब बात करें, एटलीस्ट मतलब कम से कम अगर किसी जगह 1500 स्पीशीज़ मिलती होंगी, अगर किसी ना किसी जगह अगर एटलीस्ट 1500 स्पीशीज़
1500 स्पीशीज़ कहीं ना कहीं मिनिमम एटलीस्ट बात कर रहे हैं 1500 स्पीशीज से ज़्यादा स्पीशीज़ होनी चाहिए उस जगह पे, एंडेमिक होनी चाहिए, तभी उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का दर्जा दे सकते हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा, हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उसको दे सकते हैं जहाँ पे डिग्री ऑफ थ्रेट जो है बहुत ज़्यादा हो, और वहाँ पे 70% जो ओरिजिनल हैबिटेट होगा, ये तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ ये भी होगा, ठीक है, कि डिग्री ऑफ थ्रेट वहाँ पे लोकेशन पे बहुत हो गया और वो एटलीस्ट उसने 70% ओरिजिनल हैबिटेट जो है वो लूज़ कर दिया होगा, ठीक है। किसी भी कारण से हो सकता है, फॉरेस्ट फायर से, क्लाइमेट चेंज से, या फिर डिफॉरेस्टेशन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। और सो प्लांट्स की जब हम बात करते हैं, प्लांट्स हमें 50%, और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जो कि ज़मीन पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, वो हमें ऑलमोस्ट 42%, पता किस जगह पे मिलते हैं, ओनली 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पे। मतलब जितने भी प्लांट एग्जिस्ट करते हैं ना, उसमें से 50% हमें एक जगह मिलते हैं, एक जगह इन द सेंस 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे हमें 50% मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर टोटल 1000 स्पीशीज़ हैं प्लांट्स के अलग अलग, ट्रीज़ वगैरह, उसमें से 500 स्पीशीज़ जो है वो हमें सिर्फ 35 साइट्स पे मिल रही है। तो ये एक किस्म का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या है वो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, मतलब साइट्स के हिसाब से। सबसे पहले इसका जो डिवीजन हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की बात करते हैं, इसका डिवीजन में आता है, एक आता है हॉटेस्ट हॉटस्पॉट। सबसे पहले यही पढ़ते हैं हॉटेस्ट हॉटस्पॉट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जब हम हॉटेस्ट हॉटस्पॉट की बात करते हैं, टोटल 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स हमें मिलते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। जब हम हॉटेस्ट हॉटस्पॉट के बारे में बात करते हैं, ये वो वाला होता है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, 1500 ही नहीं, उससे भी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। इसके कुछ वो रहते हैं, मतलब पॉइंट्स रहते हैं कि यहाँ के जो प्लांट्स है वो पर स्क्वायर किलोमीटर में इतने ज़्यादा होने चाहिए, इनका जो एरिया वाइज रेशो जो इनका होगा, वो आपको टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना है, थोड़ा बहुत यही होता है कि एरिया वाइज रेशो में स्पीशीज़ जो है पर स्क्वायर किलोमीटर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक, कम एरिया में ही ज़्यादा स्पीशीज़ होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, उस हिसाब से होता है। और ये तो प्लांट्स का होता है, और वर्टिब्रेट्स का भी होता है, ये दैट इज़ एंडेमिक के बेसिस पे कि ज़्यादा हो, बस यही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बेसिस पे टोटल देखो, आपको इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा जो मैं अब आपको बताऊँगा। टोटल 8 मिल रहे हैं। पहला मेडागास्कर। मेडागास्कर क्या है, इंडिया का पड़ोसी, ठीक है, ओके। अब बोलोगे इंडिया का पड़ोसी तो पाकिस्तान है, नहीं, मैं 70 बिलियन साल पहले की बात कर रहा हूँ, 70-80 बिलियन साल पहले, उससे भी पहले 150 बिलियन साल पहले की बात कर रहा हूँ। इंडिया और मेडागास्कर दोनों जुड़े हुए थे, ठीक है। मेडागास्कर हो गया। फिलीपाइंस कौन सी है, साउथ ईस्टर्न कंट्री, ठीक है। किसके पड़ोसी है, मालदीव, ये अपना मालदीव बोल रहा हूँ, सॉरी, इंडोनेशिया वगैरह कंट्रीज इसके पड़ोस में, म्यांमार, ठीक है, लाओस, कंबोडिया वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट वन, थर्ड, सुंडालैंड। सुंडालैंड अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, इंडिया के रिस्पेक्ट में ही है सुंडालैंड, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे इसके बारे में। देन ब्राज़ील, एक किस्म का ये ब्राज़ील अटलांटिक फॉरेस्ट बोलते हैं इसको, कहीं ना कहीं किसके बारे में बात कर रहा है, ये अमेजोन के बारे में बात कर रहा है, पता ही कितना बड़ा है वो। कैरेबियन, कैरेबियन पता है ना, कैरेबियन आइलैंड्स, मैंने मेरी वीडियो आई थी नॉर्थ अमेरिकन, जिसमें मैंने नॉर्थ अमेरिका पूरी कंट्री पढ़ाई थी, उसके पूरे नॉर्थ अमेरिका में जितनी भी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, कैरेबियन आइलैंड्स के बारे कंट्रीज भी हमने उसमें कवर करी थी, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वो भी, ठीक है। या फिर आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च में कर सकते हो नॉर्थ अमेरिकन मैप बाय अजय हंडू, आपको मिल जाएगी, ठीक है। कैरेबियन, देन इंडो बर्मा, इसमें भी इंडिया आएगा। अभी हम इंडिया के जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है उसकी हम लोकेशन भी जानेंगे। देन उसके बाद 7th वन आएगा श्रीलंका, सॉरी वेस्टर्न घाट श्रीलंका, इसमें भी इंडिया आएगा। देन 8th वन ईस्टर्न आर्क, ये एक्चुअली में कोस्टल फॉरेस्ट है, किसके, अभी थोड़ी देर में बात चलेगा, कोस्टल फॉरेस्ट है ऑफ तंजानिया एंड कीनिया, ये हमें अफ्रीका में मिल जाता है, तो ठीक है। मेडागास्कर अफ्रीका, फिलीपाइंस एशिया, सुंडालैंड एशिया, दिस इज साउथ अमेरिका, कैरेबियन नॉर्थ अमेरिका, इंडो बर्मा एशिया, अगेन एशिया, एंड दिस वन इज अफ्रीका। तो ये देखिए आपको ये पता चल गया होगा कि यूरोप में कोई भी हॉटेस्ट हॉटस्पॉट नहीं है। तो ये बन सकता है नॉन आईएएस क्वेश्चन, विच ऑफ द कॉन्टिनेंट्स डजेंट हैव एनी हॉटेस्ट हॉटस्पॉट।
यूरोप ऑल्सो एंड द ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, ठीक है, इन दोनों में कोई भी हमें हॉटेस्ट हॉटस्पॉट नहीं मिलता है, ठीक है, क्लियर है इतना। अब बात करते हैं हम लोग, एक मिनट, हम बात करते हैं नेक्स्ट अब जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमें इंडिया में मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हमें इंडिया में मिलते हैं उनके बारे में बात करते हैं। इंडिया में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक तो मिलता है हमें ईस्टर्न हिमालयस वाला, ठीक है। सबसे पहले चलो छोड़ो, पहले वेस्टर्न घाट्स के बारे में बात करते हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। यहाँ मैं चारों के नाम लिख देता हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे। देन उसके बाद इंडो बर्मा, सुंडालैंड, ठीक है। और हॉटेस्ट हॉटस्पॉट की बात नहीं करेंगे, ये सिंपल हॉटस्पॉट आ जाता है इंडिया का, मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है ईस्टर्न हिमालयस, तो ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअल में जब हम हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स की बात करते हैं 3 ही इंडिया में आते हैं, मुझसे गलती होगी मैंने 4 बोल दिया, ठीक है। तो ईस्टर्न हिमालयस हॉटेस्ट हॉटस्पॉट नहीं है, पर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़े हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो इंडिया के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट इसी से कर लेते हैं, ईस्टर्न हिमालयस वाले से ही स्टार्ट कर लेते हैं। जब हम ईस्टर्न हिमालयस के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में बात करते हैं, एक मिनट बात करते हैं, इसका एक्सटेंशन क्या है। इसके एक्सटेंशन में सबसे पहले देखो कौन कौन सी स्टेट्स, कौन कौन सी इसमें कंट्रीज आएगी। इसमें 3 कंट्रीज आएगी, एक नेपाल आएगा, एक भूटान आएगा और एक इंडिया आएगा। ये 3 कंट्रीज आएगी। अब हिस्सा कौन कौन सा आएगा, नेपाल का सेंट्रल रीजन आएगा, नेपाल का साउदर्न रीजन आएगा, भूटान पूरा आएगा, इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आएगा। बस दिस इज द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस इज अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इस तरह से याद रखो कौन सी कंट्रीज आएंगी, उसका कौन सा, देखो ये साउथ सेंट्रल ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये तो चलो मेरे को याद है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं इंडो बर्मा के बारे में। इंडो बर्मा, बर्मा क्या है, म्यांमार, ठीक है। अब एक्सटेंशन की बात करते हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है बांग्लादेश से। आप बोलोगे इंडिया से स्टार्ट नहीं हो रहा, नहीं, इंडिया से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इंडिया में, इंडिया बीच में आएगा क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में है ना इंडिया, म्यांमार, इंडिया, देन उसके बाद चाइना का कुछ हिस्सा आएगा, ठीक है। देन उसके बाद म्यांमार, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम एंड थाईलैंड। हाँ, ये सारी कंट्रीज को मिला के हम लोग इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं, क्लियर है। तो इसमें बस इतना याद रखना कि बांग्लादेश का सिंपल ईस्ट रीजन आता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा पूरा आएगा, चाइना का सिंपल साउथ रीजन आता है जिसको बोलते हैं हम लोग यूनाम रीजन, यूनाम प्रोविंस, ठीक है, म्यांमार पूरा, मलेशिया पूरा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड पूरा पूरा। तो दिस इज अबाउट द इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वन स्टार्ट बात करते हैं इनके बारे में। दोनों के बारे में आपको इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों कुछ नॉर्मल ही है दोनों। एक है अपना वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, और सेकंड वन हमने बोला था सुंडालैंड। ऑरली ही बता दूंगा मैं। वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में जब बात करते हैं, ये सह्याद्री हिल्स से स्टार्ट करता है। सह्याद्री हिल्स का मतलब क्या है, सह्याद्री हिल्स जो है मुंबई में या फिर महाराष्ट्र में, इसको सह्याद्री हिल्स किसको बोला जाता है, नीलगिरी हिल्स को बोला जाता है। वहाँ से वेस्टर्न घाट्स में इसका एक्सटेंशन स्टार्ट होता है और श्रीलंका के पूरे रीजन तक, पूरे श्रीलंका के एंड तक, उसको हम लोग एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। जब सुंडालैंड की बात करते हैं तो वही सुंडालैंड में वही वाली कंट्रीज आ जाती हैं जो सेम नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होगी, वो लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, वो सब कंट्रीज आ जाती है। तो दिस इज अबाउट द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, हम लोकेशंस नहीं जानेंगे पर थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कोल्ड हॉटस्पॉट्स के बारे में। जब हम कोल्ड हॉटस्पॉट्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे कौन होते हैं कोल्ड हॉटस्पॉट, जहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी, मतलब जो स्पीशीज़ होंगी बहुत सारी नहीं होंगी, स्पीशीज़ के तरीके इतने ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ पे एक्चुअली में हैबिटेट लॉस हो गया होता है, स्पीशीज़ जो होती है कम होती है, लॉस हो गया होता है ज़्यादा, स्पीशीज़ की जो रिचनेस है वो कम होती है, पर यहाँ पे हमें जो स्पीशीज़ मिलती है वो
रेयर स्पीशीज होती है। तो कोल्ड हॉटस्पॉट को लेके ये मत दिमाग में लाना कि ये ठंडे रीजन्स में जो होगा उनको कोल्ड हॉटस्पॉट कहते हैं, वैसा कुछ नहीं है। जहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होगी, बायोडाइवर्सिटी जो होगी वो हमें कम ही मिलेगी, हैबिटेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया होगा। पहले कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं हम हॉटेस्ट हॉटस्पॉट रहता होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ मिलती होगी, पर यहाँ पे हैबिटेट लॉस हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ कम हो चुकी है और रेयर स्पीशीज़ हमें यहाँ पे मिलती हैं जो बची हुई हैं। सो दिस इज़ अबाउट द कोल्ड हॉटस्पॉट। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है, आई थिंक इसके बाद भी एक और है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसके बाद नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज, नहीं इसके बाद एक और है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ये तो एक्चुअली बहुत है, इंडिया के हिसाब से अगर बोले तो सारी नहीं मतलब पढ़ने तो हम नहीं वाले, थोड़ा बहुत इसका बेसिक बताऊंगा। जब भी हम ये हेरिटेज साइट्स के बारे में बात करते हैं, ये याद रखना कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन यूनेस्को के साथ है। ठीक है, ये वही होता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन होती है, जिनकी यूनिवर्सल वैल्यू कुछ होती है, जैसे मैंने बताया ना हेरिटेज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, या हमने वो पढ़ा थोड़ी देर पहले, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो कहीं ना कहीं वही है कि जहाँ पे हेरिटेज होगा, गवर्नमेंट उसको कंजर्व करके रखेगा ताकि टूरिज़्म अगर अगर इंडिया में आता भी है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले। बस वही सब है कि वर्ल्ड के लेवल पे जो कल्चर हमारा होगा वो हम प्रदर्शित कर सकते हैं, हम लोग शो कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड को, जो भी उनका नेचुरल हैबिटेट होगा, जो भी पास्ट में रहा होगा वो सब हम बता सकते हैं। तो ये यूनेस्को का ही है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और कन्वेंशन अडॉप्ट हुआ था 1972 के पास, और एनफोर्स ये हुआ था जब फोर्स में आया था, 1975 के पास आया था। नॉन IAS एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट। ठीक है, इसके रिलेटेड जब इसकी पहली लिस्ट आई थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वो 1978 के करीब आई थी। ठीक है, 2004 के करीब हम इसमें 6 ही कल्चरल हेरिटेज साइट्स मिलती थी और 4 नेचुरल हेरिटेज साइट्स मिलती थी। 2005 में हमें इसका एक क्राइटेरिया बनाया गया, यूनिवर्सल वैल्यू के लिए क्राइटेरिया बनाया गया कि आप किस हिसाब से मतलब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकते हो। एक्चुअली में एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा है, क्राइटेरिया बनाया गया, उसमें बोला गया कि आप अपनी जैसे इंडिया है, इंडिया किस तरह से अपनी जो हेरिटेज साइट्स में एक अपना नाम लिखवा सकता है, उसके लिए 10 क्राइटेरियाज लिखवाए गए। क्राइटेरिया पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है, जिसको चुल हो रही है वो पढ़ सकता है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये नहीं पढ़ेंगे हम 10 क्राइटेरियाज कौन से, उसमें से एक क्राइटेरिया होना चाहिए। उसके 2010 के करीब UN ने इसी के रिलेटेड फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहा गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्हीं की सजेशन पे देन हम लोग 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी मनाते हैं। ठीक है, आया समझ कि हम लोग 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी मनाते हैं। और ये जो डिस्कशन हुआ था इंटरनेशनल डे के रिलेटेड, ये हुआ था UNGA ने इसको अप्रूवल दिया था। UNGA क्या है, ये है टॉप मोस्ट बॉडी जहाँ पे मेन डिसीजंस पूरे वर्ल्ड के लिए जाते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, 22 मई की जब हम बात करते हैं, ये नायरोबी में एक्चुअली में हुआ था, वहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, वहाँ पे ऐसा हुआ था जो भी था। तो नायरोबी फाइनल एक्ट जिसमें हमने कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी वो किया था, एग्रीमेंट हुआ था, अडॉप्ट कर लिया था, वो सब इतना है, उस स्टोरी पे आपको नहीं जाना है। इतना याद रखो कि 22 मई होता है, नाइस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर इतना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, देखो जब हम लोग नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात करते हैं, हमें टोटल 7 मिलती है। नेचुरल मतलब जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तो है पर वो नेचुरल है, मतलब वो हमने बनाई नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोलेंगे रेड फोर्ट या इंडिया गेट, वो बनाया गया है, तो वो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में नहीं आएगा। आया समझ आपको? तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि मैं किस तरह से इन चीज़ों को याद रखता हूँ। मैंने इस तरह से याद रखा है कि वेस्ट में हमें 1 मिल जाता है, साउथ में हमें 1 मिल जाता है। ठीक है, वेस्ट और साउथ में आपको याद रह जाएगा 1-1 मिलता है। नॉर्थ में हम लोग को 2 मिल जाते हैं, कितने हो गए, 4 हो गए। इस हिसाब से हमें पता चल गया कि ईस्ट में कितना मिलता होगा, 3 मिलते होंगे। तो मैंने इस तरह से याद रखा है 1 1 2 3। ठीक है, जैसे हम लोग वेस्ट से बात करते हैं, वेस्ट की बात करते हैं, ये वेस्ट, वेस्ट से हम साउथ गए, साउथ से नॉर्थ गए, नॉर्थ से ईस्ट गए। तो इस तरह से इंडिया का मैप भी हमारा बन जाता है काइंड ऑफ। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। वेस्ट की बात करते हैं,
आपको पता होगा वहाँ पे हमें एक दैट इज़ रामसर साइट भी है, हमें ये वो भी मिलती है, क्या बोलते हैं, गना, सॉरी मैंने गंगा लिख दिया बातों के चक्कर में। तो कियालीदियो नेशनल पार्क भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है, रामसर साइट भी है, ठीक है। पहली रामसर साइट है इंडिया की, इसको माना जाता है कियालीदियो घना को फर्स्ट रामसर साइट। ये हमारा एक नेचुरली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। साउथ की बात करेंगे, वेस्टर्न घाट्स को हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानते हैं। नॉर्थ में हमें दो मिलती हैं, एक हमें मिलती है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। देन नेक्स्ट वन हमें मिलती है नंदा देवी। ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश में मिलती है, नंदा देवी सबको पता है उत्तराखंड में मिलती है। और ये नंदा देवी के बारे में एक इसमें आता है हिमालयन माउंटेन सिस्टम, उसके रिलेटेड भी आपको वीडियो मिल जाएगी, यूट्यूब पे जाके सर्च करना है माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया बाय अजय हंडू, आपको सीरीज उसके रिलेटेड भी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम ईस्ट की बात कर रहे हैं। एक तो हमें नॉर्थ ईस्ट के रीजन में दो मिल जाती हैं, ईस्ट का जगह डिवीजन करें, और सिंपल ईस्ट में हमें एक मिलती है। तो ईस्ट में अगर सिंपल एक मिल रही है तो आपको दिमाग में तो आ ही गया होगा, कहीं ना कहीं आ जाके सुंदरबन ही होगा, क्योंकि ये भाई साहब जो है ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये भाई साहब अपना रामसर साइट भी है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, मैंग्रोव भी है। तो ये भाई साहब हर जगह इन्होंने टांग लड़ाई है सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अच्छा, ये मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद जो हमने नॉर्थ ईस्ट की दो बोली, यहाँ पे भी दो साइड्स मिलती हैं, इन दोनों ने भी पहले वाले ने नहीं, दूसरे वाले ने बहुत हर जगह टाइम लड़ाई है। किसने? मानस ने। मानस जो है नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, रामसर साइट भी है, फिर बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है, हर जगह है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। सुंदरबन हमें बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है, मानस हमें बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है, नंदा देवी हमें बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है। नंदा देवी जो है वो मैप प्रोग्राम का भी पार्ट है, और सुंदरबन भी मैप प्रोग्राम का भी पार्ट है। तो दिस इज अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सो दिस इज फॉर द वीडियो, होप सो सबको मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या है, हॉटेस्ट कोल्डेस्ट, ये जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ये सब टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर अच्छी वीडियो लगी है तो लाइक कमेंट करके जाना, और मेरे को कमेंट करके बताना कि एक्चुअली में मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है आपको। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन।